कैसे हो प्यारे बच्चों। मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं श्री राम ऑनलाइन क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, लास्ट हमारा जो एपिसोड था उस एपिसोड तक हम हमारी पूरी कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टीज हैं उनको कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए आज हम आगे की तरफ हमारा चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले समझिएगा कि हमारे पास चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। सबसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, और जिसका फॉर्मूला था डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए बराबर था जीटा बी। ठीक है जी। और जीटा बी को अगर मैं खोलना चाहूं तो खोल के भी लिख सकता हूं। मैं लिख सकता हूं एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। जीटा बी मोल फ्रैक्शन था बी का, और मोल फ्रैक्शन होती है खुद के मोल अपॉन टोटल मोल। दूसरी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी वो आप देखेंगे मेरे पास जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था के बी डॉट मोलेलिटी, और अगर हम मोलेलिटी को भी खोल के लिखें तो मोलेलिटी होती है मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। तीसरी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो था के एफ डॉट मोलेलिटी, और वही मोलेलिटी को अगर हम खोल के लिखें तो मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। सॉरी वॉल्यूम नहीं, वेट ऑफ सोलवेंट है, वेट ऑफ सोलवेंट इन किलोग्राम। और चौथी आपकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई बराबर था सी आर टी, और कंसंट्रेशन होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आर टी। यहां करेक्शन कर लीजिएगा, वेट ऑफ सोलवेंट है, वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट है वो नहीं है। ठीक है जी। तो आप एक बात क्लियर कट नजर देख पा रहे हैं, यहां भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहां भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, यहां भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, और यहां भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कोई भी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये आप कह सकते हो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट। ये पहले हम पढ़ चुके हैं, बहुत पहले पढ़ चुके हैं। जब मैंने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी तब इसकी डेफिनेशन भी बताई थी कि ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती है, या आप कह सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करती है, ऐसी प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हो? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हो। तो जरा एक बात देखिएगा, पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए, जो लास्ट एपिसोड्स में हम देख चुके हैं, कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उनका मेन मोटो क्या है, उनका मेन टारगेट क्या है, हम क्यों पढ़ते हैं उनको? उनका मेन टारगेट है कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट। कि हम जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं इनका यूज कहां होता है हमारी केमिस्ट्री में? इनका यूज है वो कहां है? मोलर मास है जो सोल्यूट का, उसको कैलकुलेट करने में इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज होता है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए अब मैं ये बात करता हूं कि हम किस कंडीशन में ये जो फॉर्मूले हैं इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूलों का यूज करके किस कंडीशन में हम जो सोल्यूट है उसका मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो क्या क्या कंडीशन है देखिएगा कि इन फॉर्मूलों का यूज कब हो सकता है। देखिए पहली बात, जो हमारा सॉल्यूशन है वो डाइल्यूटेड होना चाहिए, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होना चाहिए हमारा, तब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला है, ये जितने भी फॉर्मूले हैं वो एप्लीकेबल हो सकता है। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? जिस सॉल्यूशन पे हम वर्क कर रहे हैं वो राउल्ट्स लॉ को
ओबे करना चाहिए। राउल्ट का लॉ है, उसको ओबे करना चाहिए। अगर राउल्ट के लॉ को ओबे करता है सॉल्यूशन, तभी हम इन फॉर्मूलों का यूज कर पाएंगे, अदरवाइज हम इन फॉर्मूलों का यूज नहीं कर पाएंगे। और तीसरा जो बात है कि हम जिस सॉल्यूशन पे काम कर रहे हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये बात, ये बैकबोन है इस पूरे लेक्चर की। ये जो स्टेटमेंट मैं देने जा रहा हूं वो बैकबोन है कि हम जिस सॉल्यूशन पे बात कर रहे हैं उस सॉल्यूशन में डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, है ना। तो डिसोसिएशन और एसोसिएशन डज नॉट अकर। हम जिस सॉल्यूशन में ये फॉर्मूले लगाने जा रहे हैं उस सॉल्यूशन में कोई भी डिसोसिएशन या एसोसिएशन है वो नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है, अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो हम इन फॉर्मूलों का यूज करके उस सॉल्यूशन से मोलर मास ऑफ सोल्यूट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के लिए इन फॉर्मूलों का यूज किया जा सकता है। ये कंडीशन है। डिसोसिएशन क्या होता है और एसोसिएशन क्या होता है, ये हम जो हमारा 11वीं क्लास का चैप्टर है जो इक्विलिब्रियम है उसमें पढ़ चुके हैं। जनरल सी बात है, डिसोसिएशन का मतलब टूटना है, मैं पूरा कंप्लीट थोड़ी देर में बात करता हूं। और एसोसिएशन का मतलब है जुड़ जाना, मतलब मैंने जो सोल्यूट उस सॉल्यूशन में मिलाया है उस सोल्यूट का ना तो डिसोसिएशन होना चाहिए और ना ही क्या होना चाहिए, एसोसिएशन होना चाहिए। तब ये फॉर्मूले एप्लीकेबल है, तब हम इन फॉर्मूलों से उस सॉल्यूशन की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो क्या है प्यारे बच्चों, ये सारे फॉर्मूले किसके थे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकालने के थे। और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड कर रही है। आपके सामने सारे फॉर्मूलेज हैं और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के। तो ये फॉर्मूले कब कब लगा सकते हैं और कब नहीं लगा सकते, पहले मैं बात कर रहा हूं कि इन फॉर्मूलों का कहां यूज होगा। तो सॉल्यूशन डाइल्यूटेड होना चाहिए, सॉल्यूशन राउल्ट लॉ को फॉलो करना चाहिए, और उस सॉल्यूशन में हमने जो सोल्यूट मिलाया है उसका ना तो डिसोसिएशन होना चाहिए और ना ही क्या है, एसोसिएशन होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो हम उस सॉल्यूशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करने के लिए इन फॉर्मूलों का यूज कर सकते हैं। अब हमें बेसिकली इस स्टेटमेंट पे काम करना है। ये वाला जो स्टेटमेंट है वो बहुत बैकबोन है आज के इस लेक्चर का। तो मुझे इस स्टेटमेंट पे काम करना है कि डिसोसिएशन और एसोसिएशन का क्या इंटरफेयर है हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, या मैं ये कहूं कि डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं हो तब ये फॉर्मूले किस तरह काम करते हैं, और डिसोसिएशन हो जाए या एसोसिएशन हो जाए तब ये फॉर्मूले किस तरह काम करते हैं। तो चलिए आप एक बात ध्यान रखिएगा कि डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं होता है तब हम इन फॉर्मूलों का यूज कर सकते हैं। चलिए अब मैं डिसोसिएशन और एसोसिएशन पे बात करता हूं कि क्या आखिर मतलब हम क्या समझना चाहते हैं डिसोसिएशन और एसोसिएशन से। देखिएगा, देखते हैं हम। देखिएगा, हम केमिस्ट्री में दो तरह के सब्सटेंस पढ़ते हैं। एक तरह का सब्सटेंस होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे तरह के सब्सटेंस होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रोलाइट। देखिएगा जी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जिनको हम किसी सॉल्वेंट में घोलेंगे और वो आयोनाइज नहीं होते, वो अपने आयंस में डिवाइड नहीं होते, उनको हम क्या कहते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सब्सटेंस कहते हैं। जैसे हमने अभी देखा था, जैसे हम पढ़ रहे हैं यूरिया, जैसे हम पढ़ रहे हैं ग्लूकोज, जैसे हम पढ़ रहे हैं फ्रक्टोज। तो ये सारे के सारे कैसे हैं,
नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। जब हम इन सब्सटेंस को पानी के एग्जांपल लेते हैं, पानी में अगर हम इनको डिसॉल्व करते हैं तो ये जो है वो आयोनाइज नहीं होते, अपने आयंस में नहीं टूटते हैं, क्योंकि ये कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट कंपाउंड में कोई आयन नहीं होता। जबकि इलेक्ट्रोलाइट ऐसे सब्सटेंस जिनको सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने के बाद वो अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाएं, अपने आयंस में आयोनाइज हो जाएं, उनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जैसे आप NaCl की बात करेंगे, NaCl को जैसे ही मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूं तो NaCl मान लेते हैं 100% डिसॉल्व हो गया, 100% आयोनाइज हो गया या 100% डिसोशिएट हो गया, तो ये चेंज हो जाएगा Na+Cl- में। वैसे आप बात करें AlCl3 की, अगर इसी को मैं वाटर में डालूं और ये 100% डिसोशिएट हो जाए तो ये बनाएगा Al+3 और 3Cl-। ठीक है जी। जैसे मैं बात करूं MgCl2 की, अगर इसको भी मैं वाटर में डिसॉल्व करूं और ये 100% डिसोशिएट हो जाए तो ये बनाएगा Mg+2 और 2Cl-। तो देखिएगा, आप देख रहे हैं, जैसे यहां मैं देखूं, अगर मैंने ग्लूकोज है उसको वाटर में डाला तो कोई भी डिसोसिएशन नहीं होगा। जैसा का जैसा ग्लूकोज आपने डाला है वैसा का वैसा ग्लूकोज एक्वस स्टेट में आपको देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, क्या समझ में आ रहा है कि हमारे पास सोल्यूट दो तरीके के हैं। एक ऐसे सोल्यूट हैं जिनको पानी में डालो तो वो अपने आयनों में नहीं टूटते, जबकि दूसरे तरह के ऐसे सोल्यूट हैं जिनको पानी में डाल दें तो वो अपने आयन में टूटने लग जाते हैं। अभी हमने देखा था, थोड़ी देर पहले बोर्ड पे लिखा हुआ था कि जो कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टी है, मैं सीधा इस Cp लिख रहा हूं, कोलिगेटिव C को इंडिकेट कर रहा है और C है वो कोलिगेटिव को इंडिकेट कर रहा है और P है वो प्रॉपर्टी को इंडिकेट कर रहा है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, चाहे पार्टिकल कह दो और चाहे मोल्स कह दो, एक ही बात है। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। देखिएगा, तो जरा यहां देखिएगा कि जब हम ग्लूकोज के 1 मोल को पानी में घोलते हैं, अगर आप ग्लूकोज का 1 मोल लेते हो और उसको पानी में घोल देते हो तो पानी में घुलने के बाद भी 1 मोल ही रहेगा, कोई ग्लूकोज के मोलों में परिवर्तन नहीं आने वाला। तो हम जानते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं होगा, है ना, क्योंकि 1 मोल ग्लूकोज घोला था और घुलने के बाद भी क्या है, 1 मोल ही है। लेकिन अब नीचे गौर फरमाएं, इलेक्ट्रोलाइट में गौर फरमाएं, अगर मैंने 1 मोल NaCl लिया और घुलने के बाद वो किस में टूट गया, 1 मोल Na में और 1 मोल Cl में, टोटल कितने मोल हो गए, 2 मोल हो गए। पहले हमने कितने मोल NaCl लिया था, विलेय का सोल्यूट का कितना मोल था, 1 मोल था, लेकिन घुलने के बाद सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने मोल हो गए हैं, 2 मोल हो गए हैं। कुछ बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सर यहां तो सोल्यूट NaCl था और यहां सोल्यूट Na और Cl हो गया, तो आप ऐसे कैसे कह रहे हो कि 1 मोल लिया था और 2 मोल बन गया। तो मैंने जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाई थी तब आपको यह बात बताई थी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि Na है कि भगवान है कि देवता है कि असुर है, कोई मतलब नहीं है। उसको यह मतलब है कि यहाँ कोई चीज 1 मोल थी और यहाँ कितने मोल चीज है, 2 मोल चीज है। उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि Na है कि Cl है कि NaCl है, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सोल्यूट। Na है, Cl है, NaCl है, इस बात से कोई मतलब नहीं है। हमें तो इस बात से मतलब है कि मोल कितने हैं, पार्टिकल कितने हैं। तो यहाँ 1 मोल था लेकिन डिसोसिएशन के बाद कितने मोल हो गए हैं, 2 मोल हो गए हैं। मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हुए, नंबर ऑफ मोल चेंज हुए, मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं यहां भी, जैसे देखिए 1 और 3 4 मोल हो जाएंगे। अगर हम 1 मोल लें
तो कितने मोल हो जाएंगे, 4 मोल हो जाएंगे दोनों को मिला के। और अगर हम यहाँ 1 मोल लें तो यहाँ दोनों को मिला के कितने मोल हो जाएंगे, 3 मोल होने वाले हैं। यहाँ कितने मोल होने वाले हैं, 4 मोल होने वाले हैं। तो नंबर ऑफ मोल चेंज हो गए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट में कोई पंगा नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के कैलकुलेशन में पंगा है, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है किस पे, नंबर ऑफ मोल्स पे। और नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो जाते हैं किससे, डिसोसिएशन और एसोसिएशन से। तो चलिए क्या चेंज होता है इस पर थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेते हैं कि किस तरह। बस ये बात ध्यान रखिएगा अभी अपने दिमाग में कि कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टी है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के। चलिए अभी मैं 2 कैटेगरीज बनाने जा रहा हूं, आप थोड़ा सा समझिएगा, मैं अपने अलग ही तरीके से समझा रहा हूं, थोड़ा सा समझिएगा। मैंने यहां लिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है जी, हम यहां बात कर लेते हैं, जैसे ग्लूकोज की बात कर लेते हैं। और मैंने यहां लिया इलेक्ट्रोलाइट, यहां बात कर लेते हैं हम NaCl, ठीक है जी। और हमारे पास 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी और चारों में से मैं एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लेके चलता हूं, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है जी। इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे हम बात करते हैं। मैंने सॉल्वेंट में इधर तो डिसॉल्व किया 1 मोल ग्लूकोज और इधर डिसॉल्व किया कौन, 1 मोल NaCl। मैंने 2 विद्वान साइंटिस्ट हायर किए, है ना, अपनी बात को समझने के लिए मैंने 2 विद्वान साइंटिस्ट हायर कर लिए, मैंने बढ़िया अच्छे साइंटिस्ट हायर किए। एक बंदा तो कैलकुलेशन करता है, ठीक है जी, और एक बंदा करता है एक्सपेरिमेंट। यहां भी सेम काम होगा, एक बंदा कैलकुलेशन करेगा और एक बंदा करेगा वो एक्सपेरिमेंट करेगा, ठीक है जी। कैलकुलेशन से जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी उसको कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे, और एक्सपेरिमेंट से जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी उसको हम ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे, ठीक है जी। यहां भी वही कैलकुलेशन से जो आएगी वो कैलकुलेटेड, और एक्सपेरिमेंट से आएगी या ऑब्जर्वेशन से आएगी उसको हम ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे बात कर रहे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर पे, ठीक है जी। कैलकुलेशन के लिए बंदा, मैंने दोनों को सॉल्यूशन दे दिया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं, मैंने दोनों को सॉल्यूशन दे दिया, 1 मोल ग्लूकोज वाला इसको भी दे दिया और 1 मोल ग्लूकोज वाला इसको भी दे दिया। ये 2 अलग अलग बंदे, ठीक है जी। एक बंदा ये रहा और एक बंदा ये रहा, सेम यही 2 बंदे ये हैं। इसको मैंने 1 मोल NaCl वाला सॉल्यूशन दे दिया और इसको मैंने 1 मोल NaCl वाला, दोनों को दे दिया। अब मैंने इसको कहा भाई तू ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड आउट करके ला, ये गया, इसने पाई बराबर CRT लगाया और मुझे आंसर लाके दे दिया कि लो निखिल सर, पाई का आंसर आ रहा है 3 ATM, ठीक है जी, कोई चक्कर वाला काम नहीं है। ये बंदा भी गया, प्रैक्टिकल करके आया, बढ़िया टनाटन, आधे घंटे बाद आया, इसने भी मेरे को प्रैक्टिकल करके लाके दिया और इसका आंसर भी कितना आया, 3 ATM। मैं संतुष्ट था, दोनों मेरे हायर किए हुए साइंटिस्ट हैं, बढ़िया ज्ञानी है, दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं, सेम सेम आ रहे हैं, कोई चक्कर नहीं है, मैं संतुष्टि पूर्वक आराम से चैन की नींद सो रहा था। यहां देखते हैं, ये कैलकुलेशन वाले भाई साहब गए, लगाया पाई बराबर CRT, ठीक है जी। ये भाई साहब आंसर निकाल के लाए 4 ATM,
मोगेम्बो खुश हुआ, है ना। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन वाले भाई साहब गए तो इन्होंने अपना प्रैक्टिकल जारी रखा और इनका आंसर आया 8 एटीएम, है ना। तो मोगेम्बो खुश नहीं हुआ, है ना। मोगेम्बो का दिमाग है वो चकरा गया कि जब यहां आंसर सेम आ रहे हैं लेकिन यहां आंसर सेम नहीं आ रहे, ये तो आंसर इसका क्या आ रहा है, डबल आ रहा है, मतलब कोई ना कोई चक्कर है। तो अब चक्कर क्या है, चलिए अब चलो यहाँ की बात छोड़ते हैं, एक बार यहाँ की बात करते हैं। यहाँ तो कोई चक्कर ही नहीं है ना। अगले ने पाई बराबर CRT थ्योरी से जो है ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला वही प्रैक्टिकल निकाला, है ना। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब ये फॉर्मूला है ना नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में बढ़िया है, कोई पंगा नहीं है ना। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मैंने फॉर्मूला लगाया है उसमें कोई पंगा नहीं है, उत्तर एकदम सही आ रहा है, प्रैक्टिकली भी वही है और थ्योरेटिकली भी वही है, कोई पंगे वाला काम नहीं है। यहां देखते हैं यहां क्या हुआ, यहां पंगा क्या हुआ। चलिए एक बात और बताइएगा कि भाई आप थ्योरी को ज्यादा प्रेफर करोगे कि प्रैक्टिकल को, है ना। प्रैक्टिकल स्टडी में ज्यादा बिलीव करते हैं सर, है ना। जैसे वो पुरानी फिल्मों में गाना आता है, ओए राजू प्यार ना करियो, है ना, दिल टूट जाता है। तो फिल्मों वाले समझा समझा के रह गए, सैड सॉन्ग वाले समझा समझा के रह गए कि भाई इश्क मोहब्बत से दूर रहना है, दिल बड़ी नाजुक चीज है, जल्दी टूट जाता है। लेकिन नहीं सर, हम तो उस पर विश्वास करते हैं, प्रैक्टिकल पे करते हैं जी, है ना। ये प्रैक्टिकल पे करेंगे, टूटेगा ना तभी मानेंगे, ऐसे मानेंगे नहीं। प्रैक्टिकल कर लेते हो, है ना, इश्क विश्क के चक्कर में पड़ जाते हो, गलियों में गेड़ियां मारते हो और फिर ये टूट जाता है, फिर मुंह लस्सी सा कर लेते हो, है ना, टिक के बैठ जाते हो। तो प्रैक्टिकल पे ज्यादा विश्वास करते हैं सर हम। प्रैक्टिकल वाली जो वैल्यू है ना, ये जो प्रैक्टिकल वाली वैल्यू है इसको ज्यादा वजनदार मानेंगे, ये सही है सर। प्रैक्टिकल एजुकेशन, प्रैक्टिकल सारी चीजों में प्रैक्टिकल बढ़िया होता है, तो प्रैक्टिकल वाले को सही मानेंगे। ये हो सकता है इसने गलती कर दी, उसके पास कैलकुलेटर ही ना हो, सही है ना, हो सकता है चश्मा चुश्मा ना लगाओ मेरी तरह, तो हो सकता है इसने कोई गलती कर दी हो। तो तुमने तो प्रैक्टिकल वाले को सही मान लिया, है ना, पर मेरे जैसा कोई समझदार व्यक्ति आया, उसने कहा भी ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना। थ्योरी और प्रैक्टिकल क्या है, मैच खाने चाहिए, लेकिन मैच क्यों नहीं खा रहे, इसके पीछे का जब समझदार व्यक्ति जवाब ढूंढने लगा कि ऐसा क्या हुआ, ये भी विद्वान था, गलती तो कर नहीं सकता ना, साइंटिस्ट था, क्या हुआ ऐसा कि इसका आंसर 4 एटीएम आया और इसका आंसर क्या आया, 8 एटीएम आया। तो जवाब जब ढूंढने लगे तब देखा कि ग्लूकोज जब हमने पानी में डाला, ग्लूकोज जब पानी में डाला तो वो ग्लूकोज ही रहा, 1 मोल डाला तो वो कितने मोल रहा, 1 ही मोल रहा। लेकिन NaCl को पानी में डाला और माना कि वो 100% टूट गया, मतलब अगर मैंने 1 मोल NaCl लिया तो वो 100% टूट गया, मतलब वो 1 मोल Na और 1 मोल Cl में टूट गया। तो यहां अगर 1 मोल था तो यहां कितने मोल हो गए हैं, 2 मोल हो गए हैं। 1 मोल से कितने मोल बन गए हैं आगे सॉल्यूशन में, 2 मोल बन गए हैं। हमें पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे। तो थ्योरी वाले ने तो कितना मिलाया है, 1 मोल मिलाया है, उसने कोई प्रैक्टिकल थोड़ी किया है, उसको कोई सपना थोड़ी आया है कि ये टूट जाएगा और कितने मोल बना लेगा, 2 मोल बना लेगा। तो थ्योरी वाला तो बेचारा अपनी जगह सही है, उसने 1 मोल मिलाया, उसने पाई बराबर CRT लगाया, उत्तर क्या आया, 4 एटीएम। लेकिन जब प्रैक्टिकल वाले भाई साहब आए तो उन्होंने देखा कि सॉल्यूशन में ये 1 मोल कितने मोल में बदल गया है, 2 मोल में बदल गया है, मतलब
जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो जस्ट डबल हो जाएगी, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अगर यहाँ 1 मोल थे तो यहाँ 2 मोल हो गए हैं। अगर यहाँ की बात करूं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पहले की तुलना में क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इसीलिए इस भाई का उत्तर 4 आ रहा है और इस भाई का उत्तर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। जबकि यहाँ कोई समस्या नहीं है, यहाँ कोई भी डिसोसिएशन नहीं हुआ, यहाँ कोई भी नंबर ऑफ मोल में चेंज नहीं आया। तो जो आंसर इस भाई का आया वही आंसर क्या आया, इस भाई का आया। तो यहां हम देखते हैं जब डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होता, मैं केवल अभी डिसोसिएशन की बात कर रहा हूं, एसोसिएशन भी हो सकता है, उसको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। अभी मैं ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन समझा रहा हूं। तो यहां डिसोसिएशन नहीं हुआ, कौन से केस में, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन, यूरिया, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, है ना, इन सब के केस में कोई डिसोसिएशन नहीं होता। और यहां क्या होता है, कैलकुलेटेड जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल बराबर होती है किसके, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के। यहां कोई चक्कर नहीं होता, है ना। जबकि इस केस में बात करूं तो यहां जो कैलकुलेटेड है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो बराबर नहीं होती किसके, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के। कैलकुलेटेड कौन सी है, जो हमने अभी पढ़ी है। कैलकुलेटेड कौन सी है, जो फॉर्मूले हैं अभी मैंने लिखे थे, 4 फॉर्मूले, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, है ना, जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, वो चारों फॉर्मूले किसके थे, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के थे। वो कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं हम उनको, क्योंकि हम उनकी हेल्प से क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। तो वो चारों फॉर्मूले किस कंडीशन में एप्लीकेबल है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट की कंडीशन में। मतलब जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं होता है तब हम वो फॉर्मूले सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि डिसोसिएशन हो जाए, एसोसिएशन अभी नहीं बताया है लेकिन मैं एसोसिएशन को भी साथ में ले लेता हूं, कि डिसोसिएशन हो जाए या एसोसिएशन हो जाए तो कैलकुलेटेड जो प्रॉपर्टी है ना वो डिफर कर जाती है किससे, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से। कुछ ना कुछ क्या आ जाता है, वेरिएशन आ जाता है, डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। ये भी अपनी जगह सही है और ये भी अपनी जगह सही है, लेकिन दोनों के सोचने का तरीका क्या है, अलग अलग है। इस भाई को डिसोसिएशन का नॉलेज नहीं था लेकिन इसको डिसोसिएशन का नॉलेज था। लेकिन सही आंसर कौन है, ये वाला सही आंसर है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल आगे जाके क्या हो गया है, डिसोसिएट हो गया है। तो इस डिफरेंस को कैसे खत्म किया जाए, इस डिफरेंस को कैसे खत्म किया जाए, चलिए मैं ऊपर वाला ये इरेज कर रहा हूं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि इस डिफरेंस को कैसे खत्म किया जाए। देखिएगा, हमने कहा यहां इस कंडीशन में देखते हैं, इस कंडीशन में देखते हैं, मैं कहूं कि जो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टी है, अगर मैं उसको बराबर करना चाहता हूं किसके, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के। देखिएगा, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी थी, अगर मैं ऑस्मोटिक प्रेशर लेके चलूं तो कितनी थी, 8, जबकि कैलकुलेटेड कितनी है, 4। बराबर करना हो इन दोनों को तो यहां कोई एक फैक्टर आएगा ना, यहां कोई एक फैक्टर आएगा और वो फैक्टर कितना है, 2। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4 गुणी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए एक चीज और देखते हैं, मैं 1-2 एग्जांपल और लेके चलता हूं ताकि आपको भी और थोड़ा समझ में आए।
चलिए देखिएगा, अगर मैं बात करूं AlCl3 की, अगर हम इसको तोड़ें और ये पानी में जाके 100% डिसोशिएट हो जाए तो 1 मोल बनेगा Al+3 और 3 मोल बनेंगे Cl- के। तो 1 मोल और यहां कितने मोल बने टोटल? 4 मोल। ये सुनो, है ना? मतलब अगर यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू, अगर यहाँ पाई का वैल्यू 4 atm आए, है ना, कैलकुलेटेड अगर 4 atm आए तो ऑब्जर्व्ड कितना आएगा? 4 गुना हो जाएगा, 16 atm आएगा। 4 गुना क्यों हो जाएगा? क्योंकि नंबर ऑफ मोल पहले की तुलना में क्या हो गए हैं? 4 गुना हो गए। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी पहले की तुलना में कितनी हो जाएगी? 4 गुना हो जाएगी। मतलब अगर यहां हम इस कंडीशन में देखें तो पहले कितना है? पहले जो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव कितनी है? 16 और कैलकुलेटेड कितनी है? 4। तो यहां भी अगर हम दोनों को बराबर करना चाहें तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना? तो चलिए एक एग्जांपल हम एसोसिएशन का भी समझ लेते हैं, फिर हम बात करते हैं। एसोसिएशन में देखिएगा, एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ना। जैसे मैं बात करूं एसिटिक एसिड, इसको बोलते हैं हम एसिटिक एसिड। अगर हम इसके 2 मोल ले लें और इसको घोल दें बेंजीन में और मान लें कि 100% एसोसिएशन हो गया, तो एसिटिक एसिड के जो 2 मोल हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और डाइमर बना लेते हैं। और डाइमर का ये एक ही मोल है, डाइमर का क्या है? एक ही मोल है। यहां हमने 2 मोल लिए थे, दोनों मोल आपस में जुड़ गए और डाइमर का क्या बन गया? 1 मोल बन गया। देखिए ऐसा सीन है ना? कैसा सीन है कि शादी से पहले ये लड़का और शादी से पहले ये लड़की, 2 आत्माएं 2 शरीर, है ना? 2 आत्माएं 2 शरीर, 2 मोल एसिटिक एसिड। लेकिन जैसे ही शादी हुई, है ना, ये बेंजीन में, जैसे ही बेंजीन में घोल दिया, पंडित जी ने फेरे करवाए, पंडित जी ने गठजोड़ा बनवाया, तो अब शरीर तो 2 हैं, आत्माएं क्या हो गई हैं? 1 हो गई हैं, डाइमर बन गया है, दोनों जुड़ गए हैं, दोनों जिएंगे मरेंगे साथ साथ, है ना? दोनों जिएंगे मरेंगे साथ साथ। तो वही है, ये डाइमर बन गया है। यहां क्या था? जैसे अगर मैं एसिटिक एसिड को ए से दिखाऊं, ये ए था और ये ए था, 2 मोल अलग अलग थे, ये भी एसिटिक एसिड और ये भी एसिटिक एसिड। लेकिन यहां दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया है, गठजोड़ा, है ना? ए और ए पूरा अब क्या हो गया? ये एक ही मॉलिक्यूल हो गया। दोनों पहले अलग अलग थे लेकिन दोनों जुड़ गए हैं आपस में। ए तो 2 हो गए हैं, है ना? ए तो 2 हो गए हैं, लेकिन है कितना मॉलिक्यूल? एक ही मॉलिक्यूल है। तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ 2 एसिटिक एसिड के अलग अलग मॉलिक्यूल थे लेकिन दोनों जुड़ गए और जुड़ने के बाद एक डाइमर बन गया, है ना? जुड़ गए दोनों जुड़ने के बाद क्या बन गया? वो डाइमर बन गया। और डाइमर क्या बन गया? 1 मोल बन गया। मतलब यहां कितने मोल थे? 2 मोल। और यहां वो कितने में कन्वर्ट हो गए हैं? 1 मोल में कन्वर्ट हो गए हैं। मोल कितने हो गए? आधे, 2 से 1। अगर यहां ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेटेड हो कितना? 4 atm, तो ऑब्जर्व्ड कितना होगा? 2 atm, है ना? ऑब्जर्वेशन, इसने तो 2 ही मोल मिलाए थे, थ्योरी वाले ने तो 2 ही मिलाए हैं। उसको क्या पता ये दोनों आपस में जाकर जुड़ गए हैं, दोनों के बीच में अफेयर हो गए, दोनों क्या हो गए हैं? जुड़ गए हैं। वो तो एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा ना। तो कैलकुलेटेड में तो वेपर जो है ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है? 4, लेकिन ऑब्जर्व्ड प्रेशर कितना है? 2 है। ऑब्जर्व्ड प्रेशर कितना हो गया है? आधा हो गया है। तो इसका एग्जांपल लेके चलूं तो ऑब्जर्व्ड कितना है? 2, कैलकुलेटेड कितना था? 4। तो यहां भी दोनों को बराबर करने के लिए
एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो फैक्टर है वो कौन है, हाफ होगा। अगर आप हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 4 किस में बदल जाएगा, 2 में बदल जाएगा। मतलब ऑब्जर्व्ड जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बराबर हो जाएगी। तो हम लगातार एक बात देख रहे हैं कि जब डिसोसिएशन और एसोसिएशन होता है तो जो हम एक्सपेरिमेंटली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, वास्तव में तो सही वैल्यू तो यही है, लेकिन थ्योरेटिकल हम जो कैलकुलेट करते हैं उससे सही वैल्यू नहीं आता है। तो इस थ्योरेटिकल और इस एक्सपेरिमेंटल को बराबर करने के लिए हमें एक फैक्टर की हेल्प लेनी पड़ती है, और वो फैक्टर है कौन, आई। वो फैक्टर है कौन, आई। और इस आई का नाम है, इस फैक्टर का नाम है वॉन्ट्स हॉफ फैक्टर। इस फैक्टर का क्या नाम है, वॉन्ट्स हॉफ फैक्टर। ठीक है जी, इस फैक्टर का क्या नाम है, वॉन्ट्स हॉफ फैक्टर। तो आप एक बात जरूर सीख गए हैं प्यारे बच्चों। आज के लेक्चर की मोटी मोटी अगर मैं बात आपको समझाना चाहूं तो आप क्या सीखे, आप ये सीखे हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसका लेना देना है नंबर ऑफ मोल से। अगर सोल्यूट का डिसोसिएशन या एसोसिएशन नहीं होता तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज नहीं होते। जब हम सोल्यूट को सॉल्यूशन में मिला, सोल्यूट से सॉल्यूशन बना लेंगे तो कोई डिसोसिएशन नहीं होगा, कोई एसोसिएशन नहीं होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा। और हम जो फॉर्मूले हैं, नॉर्मल जो फॉर्मूले जो मैंने इस लेक्चर के शुरू में लिखे थे, उन फॉर्मूलों का यूज करके आसानी से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या मोलर मास की कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर न्यूमेरिकल में या हम जो काम कर रहे हैं वहां डिसोसिएशन और एसोसिएशन की बात आ गई तो मैं वो फॉर्मूले डायरेक्ट लगा के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि उस फॉर्मूले से आई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी गलत होगी। क्यों? क्योंकि हमें सही वैल्यू कौन बता रहा है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू सही बता रहा है, थ्योरेटिकल वैल्यू सही नहीं बता रहा है। तो हमें उस कंडीशन में उन फॉर्मूलों से सही कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर ऑब्टेन करनी है तो मुझे एक फैक्टर की हेल्प लेनी पड़ेगी। ये थ्योरेटिकल वैल्यू है, आप यहां देख सकते हैं। अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो क्या होगा, पाई बराबर CRT। हम वो फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें उस फॉर्मूले से ये कैलकुलेटेड वैल्यू ऑब्टेन होगी, ना कि ऑब्जर्व्ड। हमें ऑब्जर्व्ड या मैं कहूं एक्यूरेट वैल्यू पता लगानी है तो इस कैलकुलेटेड वैल्यू को किसी एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर हमें रियल जो आनी चाहिए, जो डिसोसिएशन और एसोसिएशन के बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आनी चाहिए, वो कैसे पता लगेगी, इस फैक्टर से मल्टीप्लाई होने के बाद पता लगेगी। आप देख रहे हैं ये कैलकुलेटेड, ये हमारे जो नॉर्मल स्टैंडर्ड जो फॉर्मूले हैं उनसे निकाली गई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ये ऑब्जर्व्ड के बराबर कब हुई, जब हमने इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर का यूज कब होता है, पहली बात कब होता है यूज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए, या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो ऑब्टेन करने के लिए। लेकिन इन केस ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन, इन केस ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन है वो हमें अगर एग्जैक्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पता करनी है तो हमारे पास वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी हम एग्जैक्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पता लगा पाएंगे। अदरवाइज हमारे पास एग्जैक्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं आ पाएगी। तो प्यारे बच्चों, अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो वॉन्ट ऑफ फैक्टर पर ही होने वाला है। तो चलिए आप वीडियो लगातार देखते रहिए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए।